हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट 12 पर। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा यानी कि 2023 के बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो प्रश्न यहाँ पे हम लोग जो सेलेक्ट किए हैं ना, ये क्लास 12 के इतिहास का पूरा निचोड़ प्रश्न है। जो सभी क्वेश्चन यहाँ पे जो हम 40 ऑब्जर्व क्वेश्चन को बताएंगे ना, ये 40 क्वेश्चन ललन टू क्वेश्चन से, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से क्लियरली याद करते हुए जाना है। और दोस्तों एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आप लोग लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए बताना है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हड़प्पा, और ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है कालीबंगा, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लोथल। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है ना, मोहनजोदड़ो नगर है। यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी को माना गया है। और एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं, जो ये मोहनजोदड़ो जो शब्द है ना, ये किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये जो है ना सिंधी भाषा का शब्द है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अलेक्जेंडर ने, या फिर दयाराम साहनी ने, या फिर कर्नल बनर्स ने, या फिर मैक्स मुलर ने। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज की थी ना, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया। उत्खनन कहने का अर्थ होता है खोज किया, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न यह है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सिंधु नदी के किनारे, या फिर व्यास नदी के किनारे, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ सतलज नदी के किनारे, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रावी नदी के किनारे। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं ये जो हड़प्पा है ना, ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के तट पर स्थित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो हुआ था ना 1921 ईस्वी में हुआ था। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सिंधु नदी, या फिर व्यास नदी, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है भोगवा नदी, या फिर रावी नदी। तो दोस्तों जो लोथल है ना, ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों ये भोगवा जो है ना राजस्थान राज्य में मौजूद है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए में आपका दिया सोना धातु का, या फिर चांदी धातु का, या फिर लोहा धातु का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है तांबा धातु का। तो दोस्तों सिंधु घाटी के निवासियों को जो है ना लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। इनके अलावा सोना धातु, चांदी धातु और इनके साथ साथ तांबा धातु का ज्ञान था। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों क्लास 12 के मेजर टारगेट 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न को देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पूर्व पाषाण युग की, या फिर नव पाषाण युग की, या फिर कांस्य युग की, या फिर लोह युग की। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये कांस्य युग की सभ्यता है, जो विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक प्रमुख सभ्यता है कांस्य युग, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, यानी कि मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? उत्खनन का अर्थ होता है खोजकर्ता। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दयाराम साहनी, या फिर जॉन मार्शल, या फिर आर.डी. बनर्जी, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आर.एस. बिष्ट। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया, जो खोजकर्ता माना जाता है ना, किसे माना जाता है? राखदास बनर्जी को माना जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आर.डी. बनर्जी, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इन्होंने जो है ना 1922 ईस्वी में खोज किया था। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
8 नंबर प्रश्न को देखिएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सिंधु नदी घाटी के, सिंधु नदी या फिर रावी नदी या फिर झेलम नदी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चेनाब नदी। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है ना, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक नदी है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से जो है ना आप लोग याद करते हुए चलिएगा, एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न ये कराए कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हिंदी भाषा का, या फिर सिंधी भाषा का, या फिर उर्दू भाषा का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है फारसी भाषा का। तो दोस्तों आप लोग को पहले ही पता है, जो ये मोहनजोदड़ो शब्द है ना, ये सिंधी भाषा का शब्द है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है ना, जिसका मतलब क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला होता है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न ये कराए कि लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में आपका जो गुजरात में, या फिर पश्चिम बंगाल में, या फिर राजस्थान में, या फिर पंजाब में। तो दोस्तों ये जो लोथल है ना, ये कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये जो है ना गुजरात में स्थित है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये लोथल जो है ना, लोथल एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। यह लगभग जो है ना 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर भारत के गुजरात राज्य में मौजूद है, ठीक है। कितना वर्ष पुराना शहर है? 2400 ईसा पूर्व, यानी कि इस ईसा पूर्व कहने का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले जिनका जन्म हुआ था उसको हम लोग ईसा पूर्व कहेंगे। तो ये लोथल जो है ना बहुत ही प्राचीनतम शब्द है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न एक रहा है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हरियाणा में, या फिर पंजाब में, और ऑप्शन सी राजस्थान में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुजरात में। तो दोस्तों ये कालीबंगा भारत के जो है ना राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये कालीबंगा जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक एवं प्राचीनतम स्थल है कालीबंगा, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए में आपका दिया हड़प्पा, या फिर मोहनजोदड़ो, या फिर कालीबंगा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लोथल। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष जो है ना कहां से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से मिला स्नानगार एक प्रमुख स्मारक था, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न ये कराए कि इंडिका किसकी रचना है? तो दोस्तों इंडिका एक प्रकार का पुस्तक है, जो किनके द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा रचित पुस्तक है? तो दोस्तों ये इंडिका जो है ना ये मेगास्थनीज के द्वारा रचिता गया पुस्तक है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि अशोक किस वंश का शासक था? काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नंद वंश का, या फिर मौर्य वंश का, या फिर गुप्त वंश का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चोल वंश का। तो दोस्तों ये अशोक जो है ना ये किस वंश का शासक था? तो दोस्तों ये जो है ना मतलब मौर्य वंश का शासक था, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या है? तो दोस्तों ये जो है ना बौद्ध धर्म से बिलोंग करते थे, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से महिला संत थी। ऑप्शन ए में आपका दिया मीरा, अंडाल, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है कड़ाई काल, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों जो महिला संत में कौन कौन थी? मीरा थी, अंडाल थी, और इनके साथ साथ कड़ाई काल भी थी, यानी कि ये सभी थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न एक रहा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय ने, या फिर अशोक ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कनिष्क ने। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो धम्म की शुरुआत की थी ना अशोक ने की थी, यानी कि अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न देख रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक ऐसे की जाती है। ऑप्शन ए में आपका हिटलर, या फिर नेपोलियन, या फिर बिस्मार्क, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मुसोलिनी। तो दोस्तों समुद्रगुप्त की तुलना जो की जाती है ना कौन से यूरोपीय शासक से की जाती है, तो दोस्तों किससे की जाती है, तो नेपोलियन से की जाती है, जो कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न देख रहा है कि इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है जो इलाहाबाद प्रशस्ति है ना इनका लेखक कौन है, कालिदास है, या फिर शूद्रक है, या फिर हरिसेन है, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रविकृति है। काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेखक है ना हरिसेन है, जो कि यहाँ पे सी में दिया हुआ है, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। ऑप्शन ए में आपको दिया गंगा नदी, या फिर सोन नदी, या फिर पुनपुन नदी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इन सभी के संगम पर की थी। तो दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना उदय ने की थी ना गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी, यानी कि ये सभी नदी के संगम पर की थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पाटलिपुत्र जो पटना का जो है ना पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया मौर्य काल, या फिर गुप्त काल, या फिर मुगल काल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अंग्रेजों का काल। तो दोस्तों भारतीय इतिहास का जो है ना कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है, तो गुप्त काल जो है ना स्वर्ण काल कहलाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री के काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बता रहे हैं। अगर ये सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके बोर्ड परीक्षा यानी कि क्लास 12 के हिस्ट्री से आप लोग के बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू 100% गारंटी है लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अशोक को, या फिर समुद्रगुप्त को, या फिर अकबर को, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को। तो दोस्तों भारत का जो नेपोलियन जो है ना किस शासक को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया वेद व्यास, या फिर वाल्मीकि, या फिर मेगास्थनीज, और ऑप्शन डी में आपका दिया कौटिल्य। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र है ना, जो इकोनॉमी है, इनके जो राइटर, इनके जो लेखक है ना कौन है, कौटिल्य, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। तो दोस्तों कलिंग की जो लड़ाई लड़ी गई थी ना 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है ना लगभग में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। ऑप्शन ए में आपका संस्कृत भाषा में, या फिर पाली भाषा में, या फिर प्राकृत भाषा में, और ऑप्शन डी है हिंदी भाषा में। तो दोस्तों महाभारत की जो रचना हुई थी ना कौन सा भाषा में हुई थी, संस्कृत भाषा में हुई है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 16, या फिर 18, या फिर 19, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 20। तो दोस्तों पुराणों की जो संख्या है ना 18 संख्या है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही ऐसे ही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में मानकर
पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है। ठीक है, ये 18 ग्रंथ में यानी कि 18 पुराणों में अलग अलग देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और कर्म की गाथाएं कही गई है। ठीक है, ये पुराण में। और दोस्तों ये पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, प्राचीन होता है, जिसको हम लोग पुराना कहते हैं। ठीक है, पुराण का अर्थ क्या होता है, प्राचीन या फिर पुराना, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि महाभारत किसने लिखा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वाल्मीकि, या फिर मनु, या फिर कौटिल्य, या फिर वेद व्यास। तो दोस्तों ये जो महाभारत के जो राइटर है ना कौन है, तो दोस्तों ये महाभारत के राइटर जो है ना वेद व्यास है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन जो है ना लल्लन टॉप क्वेश्चन है, और एक एक क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा गया है, और ये सभी क्वेश्चन जो है ना 2023 के बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, गारंटी है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अर्जुन को, या फिर विदुर को, या फिर भीष्म को, या फिर पांडु को। तो दोस्तों गंगा पुत्र जो है ना किसे कहा जाता है, पुत्र भीष्म पितामह को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कर्ण की मां कौन थी। ऑप्शन ए में आपका तो कुंती, या फिर गांधारी, या फिर मादरी, या फिर सत्यवती। तो दोस्तों आप लोग बता देते ये जो कर्ण है ना, कर्ण की जो मां थी कौन थी, कुंती थी। कर्ण की मां कौन थी, कुंती थी। ठीक है, और दोस्तों कर्ण के पिता भगवान सूर्य थे। कौन थे, भगवान सूर्य थे, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि अभिमन्यु किसका पुत्र था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ये अभिमन्यु जो है ना किसका पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन से है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 15 दिनों तक, या फिर 16 दिनों तक, या फिर 17 दिनों तक, या फिर 18 दिनों तक। तो दोस्तों महाभारत का जो युद्ध चला था ना 18 दिनों तक चला था, जो कि यहाँ पे दोस्तों डी वाला ऑप्शन जो है ना हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलेगा, और दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को याद करते हुए जाना, और इनके साथ साथ जो है ना एक एक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर लाइव चैट में कमेंट कीजिए। ठीक है, और लास्ट में आप लोग को बताना है यहाँ पे जो हम लोग 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस बता रहे हैं ना, ये 40% में से आप लोग को कितना प्रश्न पहले से याद था। ठीक है, और दोस्तों जैसा कि पता है कि यहाँ पे इस बार जो एग्जाम होगा 2023 के बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव की संख्या कम कर दिया गया है। कम मतलब पहले जो है ना 2021 और 2022 यानी कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस से जो के बाद जो एग्जाम हो रहा था, लॉकडाउन के बाद पहले 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, जिनमें से आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना था। लेकिन अभी जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 60 ऑब्जेक्टिव में से जो है ना 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है। ठीक है, 60 में से 50। तो पहले ज़्यादा ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, लेकिन 50 का आंसर देना था। अभी जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, लॉकडाउन से पहले जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे ना, तो वही पैटर्न के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 में से 50 का आंसर देना है। पहले 100 पूछे जाते थे, जिनमें से 50 का ही आंसर देना था। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है ना आप लोग एक एक क्वेश्चंस को याद कीजिएगा। एक भी क्वेश्चंस को जो है ना ढीला नहीं छोड़ना है। सभी क्वेश्चन जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन अपने आप में जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा है कि देखिएगा दोस्तों कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया पांडवों ने, या फिर कौरव ने, या फिर संथाल ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया मंगोल ने। तो दोस्तों ये जो कुरुक्षेत्र है ना, इनका जो युद्ध जीता था, किसने जीता था, पांडवों ने जीता था, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये करा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए में आपका जो राजगृह में, या फिर बोध गया में, या फिर लुम्बिनी में, या फिर सारनाथ में। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, बोध गया में हुई थी, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना कहाँ पे हुआ था, तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ऑप्शन ए में आपका दिया अहिंसा या फिर ब्रह्मचर्य या फिर सत्य, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अपरिग्रह। तो दोस्तों महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, ब्रह्मचार्य जोड़ा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए कि क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह प्रश्न ये करा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको तो बौद्ध धर्म से या फिर जैन धर्म से या फिर ईसाई धर्म से या फिर इस्लाम धर्म से। तो दोस्तों जो श्वेतांबर और जो दिगंबर है ना ये दोनों का जो संबंध है कौन सा धर्म से है, जो जैन धर्म से है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में 10 बार से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि आईने ए अकबरी के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आईने ए अकबरी के जो लेखक है ना कौन है, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है यहाँ पे जो है ना बदायूं या फिर अकबर या फिर अबुल फजल या फिर फैजी। तो दोस्तों आईने अकबरी के जो लेखक है ना कौन है, अबुल फजल है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 37 नंबर प्रश्न ये कराए कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन ए में आपको अकबर ने या फिर बाबर ने या फिर जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने। तो दोस्तों ये सभी जो है ना मुगल शासक थे। ठीक है, भारत के सभी मुगल शासक जैसे कि बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब, और भी बहुत सारा नाम है। तो यहाँ पे तंबाकू के जो सेवन पे किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो दोस्तों अकबर ने लगाया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न ये कराए कि आईने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, यानी कि कितने भागों में बांटा गया है आईने अकबरी को। तो दोस्तों आईने ए अकबरी को जो है ना कितने भागों में बांटा गया वही आप लोग को बताना है। तो 5 भागों में बांटा गया है, जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न ये कराए कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो दोस्तों तंबाकू का सेवन जो है ना सबसे पहले किसने किया था, तो अकबर ने किया था, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर और आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न यह है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, यानी कि कहाँ पे बिताया, पश्चिमी भारत में या फिर उत्तरी भारत में या फिर पूर्वी भारत में या फिर दक्षिणी भारत में। तो दोस्तों औरंगजेब ने अपने जीवन का जो अंतिम भाग बिताया था ना साउथ इंडियन में बिताया, यानी कि साउथ इंडिया में बिताया था, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 12 के हिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग जो है ना 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। और ये 40% को जो है ना हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये 40% जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में 100% जो है ना पूछे ही जाएंगे, और एक एक क्वेश्चन जो है ना अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं शुरू से आखिरी तक। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब आइए दोस्तों इनके साथ साथ जो है ना आप लोग को इस SW क्वेश्चंस का आंसर इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। तो प्रश्न यह है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। ऑप्शन ए में आपको दे बाबर या फिर अकबर या फिर शेरशाह सूरी या फिर बलबन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगता है, तो आप लोग जो है ना फटाफट से इसी वीडियो में आप हमें कमेंट करके
बता सकते हैं और साथ में ये भी बताना है कि 40% में से पहले से आप लोगों को कितना परसेंट का और सटीक आंसर याद था। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितनी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है इस बार क्लास 12 का इंटर बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है भाई बहन दोस्त यार में शेयर कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से वीडियो शेयर होते हैं सभी चारों तरफ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो।